डॉलर और ब्रिक्स करेंसी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स भी कवर करेगा, आपका इकोनॉमिक भी करेगा। ठीक है जनाब, ये है अमेरिका पे कर्ज़ा। आप बोलो सर आपने ये 3 डिजिट छोड़े में, ये इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं ना, हर सेकंड वाइज बढ़ रहे हैं। 15 या 20 मिनट में, जब तक ये शायद वीडियो एंड हो, ये भी फिगर चेंज हो जाएगा। 949 फिर 950, ये चेंज होने में तो फिर भी टाइम लगेगा। ये 31 टोटल ट्रिलियन डॉलर्स के हिसाब से, मैं आपको पूरा बता दूँ। 3 हिस्से यहाँ लगा लो, ठीक है, फिर 3 हिस्से ये होगा 1000, ये होगा लाख, 89 लाख, 94 करोड़, 66 अरब, 14 खरब और 3 नील। अगर उर्दू में देखो तो 314 खरब, जिसे 31.4 ट्रिलियन डॉलर, ये इस वक्त अमेरिका का टोटल डेबिट है। और टिल टुडे आज जो पर अमेरिकन पे डेबिट है वो है $94189। अभी जब मैंने आपको दिखाया था कितनी तेज़ी से वो चेंज हो रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था, और दोबारा मैं चले बता देता हूँ। यूएस डेबिट सीलिंग, तो इतनी तेज़ी से ये बढ़ता है। जी हाँ, बिल्कुल इतनी तेज़ी से बढ़ता है। और इतनी तेज़ी से ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका शुरू से ही कर्ज़े के ऊपर चल रहा है। ये आज की बात नहीं है। देखो, हमें अच्छी तरह पता है कि जनाब ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज़ थी अमेरिका नामी कॉन्टिनेंट में। ये जो 13 कॉलोनीज़ थी, इन 13 कॉलोनीज़ में लोग जो थे, ये मैं एक नज़र दिखाता हूँ। देखिए इतनी तेज़ी से बढ़ रहा होता है ये हिंसा, कैसे तेज़ी से ऐसे बढ़ रहा होता है ये, ठीक है जनाब। तो इतना तेज़ जब ये बढ़ेगा तो भाई मामला ख़राब होने ही हैं आपके। और उसका रीज़न ये है, देखिए 948 था जब मैंने लिखा था, और अभी ये पूरी वीडियो बनी नहीं, 2 मिनट 46 सेकंड की, ये 956 आ गए हैं यहाँ पे। और ये ज़ाहिर है बहुत इतनी फास्ट बढ़ रहे हैं। तो वजह ये है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया से कर्जा लिया हुआ है। अब आप बोलो हम तो खुद अमेरिका से ले रहे हैं, अमेरिका को कौन दे रहा है? क्या जन्नत, क्या देव, क्या परियम? जब ये 13 स्टेट्स अमेरिका बनना शुरू हुआ, यानी ब्रिटेन से बगावत हुई। अच्छा, हुई किस पे थी? चाय के टैक्स पे। चाय पे टैक्स लगा दिया गया था, और उसके बाद उसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी, 1776 की बात है, जब सिराजुद्दौला को शहीद कर दिया गया था और टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली से जंगें हो रही थी, तो उस वक्त का दौर है। तो इन 13 स्टेट में बगावत हुई, और इन्होंने बगावत तो हो गई लेकिन ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं थी। चलो भाई, जॉर्ज वाशिंगटन एक जो इनके फ़ौजी थे, उन्होंने ट्रेनिंग दिया, लेकिन उनको असला, पैसा और तनख्वाह कहाँ से मिलती? कर्ज़ा लेना पड़ा। उस वक्त कनाडा पे फ्रांस की कॉलोनियाँ भी थी, कुछ पुर्तगाल की कॉलोनियाँ भी थी, नीदरलैंड की थी, स्पेन की थी, जो कि अंग्रेज़ों के दुश्मन थे। उनसे कर्ज़ा लिया और कर्ज़ा लेके जंग आज़ादी जीती, और आखिरकार 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हो गया, मुल्क बन गया। लेकिन मुल्क तो बन गया, लेकिन बनने वक्त ही, यानी बनने से पहले कर्ज़ा चल चुका था, और बनने के बाद भी इन्होंने कर्ज़ा लेते रहे और अपने मुल्क को चलाते रहे। 1800 का दौर आया, अमेरिका ने तरक्की बड़ी शुरू कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता इन 13 से स्टेट्स भी बढ़ती रहीं, और टेक्सास स्टेट इन्होंने परचेज़ कर ली, कैलिफोर्निया परचेज़ कर ली, कुछ कब्ज़े की, कुछ कब्ज़ा के कर्ज़ा लेते रहते हैं इस दौरान। उस दौरान ब्रिटेन से भी दोस्ती हो गई थी, ब्रिटेन से भी कर्ज़ा ले रहे थे। 1900 का ईयर स्टार्ट हो गया, तब अमेरिका एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन गया था, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इनकम भी, नेशनल इनकम भी ना अमेरिका की हो गई थी। अब आप बोले जब नेशनल इनकम इनकी हो गई थी
तो फिर कर्ज़ा उतारना चाहिए था, इन्होंने कभी उतारा ही नहीं, ना उस तरफ तवज्जो दी। अब फ़र्ज़ करो अमेरिका की इनकम सबसे ज़्यादा थी दुनिया में, $600 बिलियन, और कोई मुल्क की इनकम $100 बिलियन भी नहीं थी, लेकिन ख़र्चा इनका जो था $600 बिलियन से ज़्यादा ही होता था। फ़र्ज़ करो $630 बिलियन, तो $30 बिलियन कर्ज़ा बढ़ता ही रहा हर साल और मुसलसल बढ़ता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में न्यूट्रल रहे और बड़ा फ़ायदा उठाया, इकनॉमी अपनी और बेहतर की, सब मुल्कों को ये उस वक्त असला बांट रहे थे। खैर आखिर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खुद शामिल हो गए, लेकिन तब हुए थे जब ऑलमोस्ट फैसला हो चुका था और ये जीत गए। इससे इनकी इकनॉमी को और फ़ायदा हुआ। लेकिन 1930s में एक डिप्रेशन आया, पूरी दुनिया का बिजनेस तबाह हुआ, इनका भी तबाह हुआ। लेकिन फिर भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक काफ़ी रिकवर हो चुके थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर इनको फ़ायदा हो गया। इंडस्ट्रियल कंट्री तो सबसे बड़ी थी, तो इस वक्त इनके वेपन बिके जा रहे थे और इनकी इनकम बढ़ी जा रही थी, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा था, इनकी इनकम बढ़ने के बावजूद भी ना परेशान थे ये लोग, क्योंकि कर्जा बढ़ रहा था। लेकिन उस वक्त चूँकि वर्ल्ड वॉर थी, इस बात को अब होता क्या था कि अमेरिका का सेनेट होता है जो पावरफुल होता है बजाय नेशनल असेंबली के। यहाँ जो भी गवर्नमेंट होती थी, इन्होंने कर्जे की एक लिमिट रखी हुई थी, जैसे कि भाई $700 बिलियन मुल्क पे कर्जा है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस लिमिट को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, और हर साल बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका जो बजट बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है, इनको कर्जा कौन देते हैं? दूसरे मुल्क भी देते हैं और अमेरिका के बिजनेसमैन भी देते हैं। अब उनको क्या फ़ायदा है? देखो, ये उस कर्जे के बदले इंटरेस्ट देते हैं और बड़ी ईमानदारी से देते हैं। अब आपने अमेरिका को अगर $50 करोड़ कर्जा दिया हुआ है, तो आपको $1 करोड़ या $2 करोड़ ईयरली मिल रहा है, ठीक है। और अब अमेरिका आपका सूद तो अदा कर रहा है, लेकिन उसको और कर्जे की ज़रूरत पड़ गई, उसने आपसे $4 करोड़ और मांग लिए। आप हंसी खुशी दे दोगे, क्योंकि आप देख रहे हो यानी इंटरेस्ट बड़ी बाकायदगी से दे रहे हैं। इसलिए इनको मुख्तलिफ कंट्रीज़ भी देती हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त किसने दिया हुआ है? चाइना ने दिया हुआ है, और कमर्शियल रेट पे दिया हुआ है। अब जैसा देखो, पाकिस्तान को दोस्ती में अमेरिका ने देता है, तो पाकिस्तान को जो अमेरिका कर्जा देता है वो बहुत कम रेट पे देता है, ठीक है। 1 या 2% कोई भी रेट इंटरेस्ट के लिहाज से देखा जाए कम तरीन माना जाता है कंट्री टू कंट्री लेवल। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी गुजर गई। अमेरिका ने पहली दफ़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरे मुल्कों को कर्जा देना शुरू किया, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी दिया। और उस वक्त यूरोप से एक बात मनवा ली कि जो लेन देन भी होगी वो किस में होगी? डॉलर में होगी। और पेट्रो डॉलर का भी एक कॉन्सेप्ट आ गया, यानी जो पेट्रोल की कीमतें होगी वो डॉलर के हिसाब से होगी। अब हर चीज़ डॉलर में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अमेरिका ने गारंटी दी थी कि अगर कभी अमेरिका की वर्ल्ड वॉर भी हो रही होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर, किसी कंट्री से उनकी राइवल हुई, तो भी उसके जो एसेट्स हैं वो जब्त नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया भर के जो डॉलर जमा हैं वो सारे के सारे अमेरिकन बैंकों में हैं। रूल एक बना था कि जितना कंट्री का गोल्ड होगा उतने वो रुपए अपनी उतने मालियत की करेंसी छाप सकता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो 7-8 गुना ज़्यादा नोट ऑलरेडी छपे हुए हैं, ठीक है। 80 खरब कैश है इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में, जबकि गोल्ड जो है पाकिस्तान का वो 10 खरब रुपए से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका का तो गोल्ड भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कहते हैं जो पूरी दुनिया के बैंक्स मिला के भी इतना गोल्ड नहीं है जितना अमेरिका के सेंट्रल बैंक के पास है, जो ठीक है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के खर्चे बहुत हैं। अब ज़ाहिर है पूरी दुनिया में उनकी फ़ौजें मौजूद हैं, नेवी की बेस मौजूद है, ठीक है। दूसरे मुल्कों को भी कर्जा देते हैं, तो इसके लिए उन्हें अपना कर्जा और लेना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका वाले इस बात पे के बड़े पाबंद है कि डॉलर जो छापने वो गोल्ड के हिसाब से छापने। और ये इसलिए भी क्योंकि अगर अमेरिका खिलाफ वर्जी करेगा इस रूल की, तो डॉलर की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। अब बोलो अमेरिका तो जितने डॉलर चाहे छाप ले, नहीं छापते ना। हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त डॉलर वो चाइना के पास है। कहा जाता है कि 400 बिलियन से लेके 4 ट्रिलियन डॉलर तक चाइना के पास मौजूद है। फिर जापान है, दूसरी करेंसी है। तो फॉरेन एक्सचेंज, अब अमेरिका के लिए तो ऐसी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि वो तो उनकी लोकल करेंसी है। लेकिन अमेरिका ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी जब रशिया यूक्रेन वॉर में इन्होंने रशिया के $500 बिलियन जब्त कर लिए। अच्छा, चाइना के तकरीबन $4 ट्रिलियन तक हैं इस वक्त, ठीक है। जो US डॉलर उनके पास है $4 ट्रिलियन। तो उससे अब सारी दुनिया एकदम हलचल मच गई कि यार अमेरिका तो धोखेबाज निकला। तो अमेरिका की करेंसी की क्रैप डेट। फिर एक होती है
स्विस पाबंदी, ये क्या होती है? देखो एक बात सुनो, यूट्यूब के ज़रिए हम आपको वीडियो दे रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें एक एडमिन की बड़ी पावर होती है, वो जिसको चाहे मैसेज डिलीट करते हैं। और व्हाट्सएप का भी जो ऑनर है वो हम सबसे ज़्यादा पाकर है, वो हमारा ग्रुप भी डिलीट कर सकता है। अब होता है कि कंट्री ए को कंट्री बी से 20 बिलियन डॉलर की कोई ख़रीदो फरोख्त करनी है, तो दुनिया में जो डॉलर है उसका 98.5% जो है ये वर्चुअल है, ऑनलाइन है, कैश में सिर्फ 1.5% है। तो 40 बिलियन डॉलर ये कैश में नहीं देंगे। इनके 40 बिलियन डॉलर जो अमेरिका में हैं वो कहेंगे कि भाई अमेरिका इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, और फिर ये कंट्री सी को कोई चीज़ बेचेंगे तो उससे ये ले लेंगे, सी ए को बेचेगा, इस तरह चलता है। ये सारा सब स्विफ्ट सिस्टम के तहत होता है। स्विफ्ट सेक्शन, स्विफ्ट बल्कि सेक्शन समझो न्यूक्लियर सेक्शन समझी जाती है, वो भी रशिया पे लगा दी गई। फिर अब रशिया को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में डालने की भी तैयारियाँ हो रही हैं, जिसके लिए रशिया ने बहरहाल अपील की है। ऐसे ब्लैक लिस्ट में जाना मुश्किल है, 39 में से 3 कंट्रीज ने भी रशिया के हक़ में वोट दे दिया, तो ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा। और गिरे रेस से बचने के लिए कम से कम 12 कंट्रीज़ का वोट चाहिए होता है, जो कि पाकिस्तान को इस बार मिल गया था, पाकिस्तान बच गया था। तो ये है सिलसिला। अब आप बोलोगे सर पाकिस्तान पे तो सिर्फ 130 बिलियन डॉलर है और इनके ऊपर 31,000 बल्कि 466 बिलियन डॉलर। देखो ना, अगर पाकिस्तान का देख लो 131 और यहाँ 2 ज़ीरो लगा दो, ठीक है, और ये 31466, हमारा तो कुछ भी नहीं है कर्जा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो पाकिस्तान सारे एक तरक्की पजीर मुल्क है, पाकिस्तान को कर्जा देते हुए बड़ा नखरा दिखाते हैं, कितनी शराइत मनवाते हैं। अमेरिका को हंसी खुशी कर्जा देते हैं क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका फ़ौरन वो कर्जा चुकाता भी रहता है, बड़ी इंडस्ट्रियल कंट्री और इंटरेस्ट के साथ देता है। हाँ, लेकिन क्या कभी ये पैसा डूब सकता है? बिल्कुल चांस है। अब बाज़ाहिर तो देखो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एक नई करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, ब्रिक्स। कोई कह रहा है इसमें 30 मुल्क शामिल होंगे, कोई कह रहा है 40, कोई 50। कुछ अमेरिका के डर से खुल के नहीं बता रहे। ज़्यादातर होंगे एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। समझो बस नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अलावा सभी इसमें शायद शामिल हो जाए, क्योंकि यूरोप वालों की तो पहले ही यूरो है। तो इससे अंदाज़ा कर लो कि अमेरिका का बहुत नुकसान होगा। लेकिन क्या चाइना इतना नुकसान चाहेगा? क्योंकि अगर डॉलर बिल्कुल डीवैल्यू हो गया, अभी जिस तरह 300 रुपये के आसपास है, 3 या 4 रुपये हो गया, रुपये से भी कम हो गया, तो चाइना की तो रकम डूब जाएगी। जी हाँ जनाब, चाइना ऐसा नहीं चाहेगा। बहरहाल एक ऑल्टर भी चाहेगा कि ब्रिक्स आता रहे, उनकी अपनी करेंसी ताकतवर होती जाए, आहिस्ता आहिस्ता करके डॉलर को गोल्ड में या ब्रिक्स में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो डॉलर की जो हेजेमोनी है वो बिल्कुल एकदम ख़त्म नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रखें। क्योंकि जो सबसे बड़ा दुनिया का इस वक्त उनका राइवल है चाइना, वो ख़ुद भी ये नहीं चाहेगा, उनका अपना मुफाद भी है। जापान के पास तकरीबन $1 ट्रिलियन है, जिनके पास भी 1 ट्रिलियन, सबसे बड़े तो चाइना के पास हैं 4 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन जो है जापान के पास है। फिर फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, यूके, इनके पास भी 400 से 500 बिलियन डॉलर के रिज़र्व मौजूद हैं। हमारे पास भी अभी $2 बिलियन के आसपास बाकी है, टेंशन ना लें। तो ये है सारे का सारा गेम। कोई क्वेश्चन करना है इस हवाले से आप दोनों ने? आपने कहा था कि सबसे ज़्यादा ना गोल्ड अमेरिका के पास है, और आपने कहा था कि गोल्ड के हिसाब से नोट छापे जाते हैं डॉलर के, लेकिन चाइना के पास सबसे ज़्यादा डॉलर है, गोल्ड चाइना डॉलर थोड़ी छापता है, चाइना तो अपनी करेंसी छापता है। लेकिन चाइना ने इतनी ट्रेड कामयाबी से की, इंपोर्ट उनकी ना होने के बराबर है, एक्सपोर्ट है। उन्होंने कमाए ना पैसे। अब तुम भी डॉलर चाहो तो कमा सकती हो, तुम छापती तो नहीं, मैं भी नहीं छापता, होने को तुम और मैं भी मतलब वो कमा सकते हैं। तो चाइना ने कमा के जमा किए, बहुत बड़ी बात है। $400 ट्रिलियन। अमेरिका ने तो वो छापे थे ना, जब छापे थे, या जो डिजिटल भी थे, वर्चुअल भी थे, ठीक है, उनके पास तो खुद के थे। अब ब्रिक्स में भी अभी तक देखो फार्मूला तय नहीं हो पा रहा ना। 40 मुल्क होंगे तो नई करेंसी होगी, किसको कितने नोट मिलेंगे, क्या इनके गोल्ड के हिसाब से मिलेंगे या गोल्ड की कुछ % डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये भी डिसाइड नहीं है। और IMF अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा जो ब्रिक्स करेंसी ज्वाइन करेंगे, उन मुल्कों पे वो सैंक्शन लगाएगा, लेकिन वो फिर बेसूद हो जाएंगी। क्योंकि अगर ऑल्टर ब्रिक्स आ गया तो फिर अमेरिका की सैंक्शन से लगने से उन मुल्कों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बट ये प्रोसेस होते होते भी 1 से 2 साल का प्रोसेस है, इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है, ये बात है। और कोई क्वेश्चन?
तो भाई ये है सारी, अच्छे वो आपने क्लियर कर लिया। अमेरिका का जो फेडरल रिज़र्व बैंक है यानी उनका स्टेट बैंक, उनका दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब समझो अगर स्टेट बैंक्स का ज़ख़ीरा कह लो तो शायद 86% दुनिया का गोल्ड अमेरिका के बैंक में होगा।